हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम बेस्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को लिया गया है, ताकि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ना छूटे। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं मुस्लिम लीग के इतिहास के बारे में और इसके द्वारा कैसे भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश बना था उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, अर्थात मुस्लिम लीग की गठन किस तरीके से हुआ, उसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट, 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। अर्थात ये मुस्लिम लीग बनने से पहले का ये स्थिति है कि उस समय मुसलमानों की एक टुकड़ी ने उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के साथ मिलकर यह डिस्कशन किया था कि मुसलमान बहुल अंचल के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए, जिसमें मुसलमान खुद अपनी प्रतिनिधित्व चुन सकें और उनकी आवश्यकता, ज़रूरत और सुविधा वो पा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका यानी कि बांग्लादेश में की गई थी। सलीम उल्लाह को मुस्लिम लीग की संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग बनते समय उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये भी आप ध्यान रखिए। और इसकी प्रतिष्ठा बांग्लादेश में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप मुस्लिम लीग की स्थापना के दिन का चित्र देख सकते हैं, किस तरीके से मुस्लिम कौम को संबोधित किया जा रहा है आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के तीसरा अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। यानी कि मुसलमानों का पहला डिमांड ये चला आ रहा था कि अपना मुसलमान कौम के लिए अपने मुसलमान क्षेत्र में अपना खुद का एक प्रतिनिधि हो, जो कि मुसलमान कौम के ज़रूरत को, उनके अधिकार को, उनके समस्या को, उनके मसला को हल कर सके और उनका प्रतिनिधित्व बन सके। इसलिए मुसलमानों का पहले से ही डिमांड आ रहा था कि हम मुसलमानों के लिए अपना खुद का एक लीडर हो। तो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा ये डिमांड की गई थी, पर वहाँ पर उनके डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की पूर्ति शीघ्र ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि मर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, इसके द्वारा पूर्ति की गई थी। अर्थात मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति दी गई थी। तो इस मर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है, उसके द्वारा कैसे भारत में सांप्रदायिकता फैलाई गई और देश की विभाजन की नींव इसी से ही शुरू होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मर्ले मिंटो सुधार क्या है उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे मर्ले मिंटो सुधार, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, जो कि 1909 में आया था। ये क्या है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला पॉइंट, यह 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड मार्ले, जो कि ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यानी कि लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले के नाम पर इस सुधार का नाम पड़ा है मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में की गई थी। अब हम देखेंगे इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 में
इसका मुख्य प्रावधान क्या था, उसमें क्या क्या सुधार किया गया था। यानी कि सुधार के झांसा देकर देश को सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाना और देश को विभाजन करने की मुख्य भूमिका ये मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही किया गया था। पहला पॉइंट, केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार कुछ सदस्यों को चुनाव द्वारा चुना गया, लेकिन सीमित अधिकार थे। यानी कि केंद्र और प्रांत में विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाई गई और पहली बार कुछ सदस्यों को चुनाव द्वारा चुना गया था, लेकिन उसमें सीमित अधिकार थे। उसमें कानून बनाने की असली शक्ति नहीं थी। विधान परिषद सिर्फ चर्चा कर सकती थी, लेकिन अंतिम निर्णय गवर्नर या फिर वायसराय के हाथ में रहता था। वे किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे। उसी तरीके से बजट पर पूरा नियंत्रण नहीं था। सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, सवाल उठा सकते थे, लेकिन उसे बदल नहीं सकते थे या रोक नहीं सकते थे। उसी तरीके से प्रश्न पूछने की सीमा, वे सरकार से सवाल पूछ सकते थे, लेकिन पहले से नोटिस देना पड़ता था। पूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं था। सरकार के अधिकारी यानी कि ब्रिटिश अधिकारी परिषद के प्रति जिम्मेदारी नहीं थे, यानी परिषद सरकार को घिरा या मजबूर नहीं कर सकती थी। जो उसका मुख्य भूमिका है वो है अलग निर्वाचन प्रणाली यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली तो दी गई, लेकिन जिससे प्रतिनिधित्व मिला उसमें जो मुख्य सीमित अधिकार थी वो ये था कि अलग निर्वाचन प्रणाली यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली दी गई, जिससे प्रतिनिधित्व तो मिला, लेकिन इससे राजनीति में विभाजन भी बढ़ा और वास्तविक लोकतांत्रिक शक्ति कमजोर रही। यह सब ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमित अधिकार दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, यानी मुसलमान अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे। यही आगे चलकर हिंदू मुसलमान विभाजन को बढ़ाने का कारण बना। यानी कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दी गई थी, लेकिन इसकी वजह से हिंदू मुसलमान विभाजन यानी कि सांप्रदायिकता बढ़ा और इसी कारण की वजह से देश का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय को शामिल किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कि एजुकेटिव काउंसिल में पहली बार जो एक भारतीय थे उनको शामिल किया गया था, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिषदों के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने और प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया, लेकिन सरकार इनकी मानने के लिए बाध्य नहीं थी। अर्थात परिषद के सदस्य चाहे जो भी सुझाव दे, सवाल उठाएं या प्रस्ताव पास करें, सरकार चाहे तो माने चाहे ना माने, उसे मानना जरूरी नहीं था। यानी कि ये सुधार केवल नाम मात्र का लोकतांत्रिक यानी कि लिमिटेड डेमोक्रेसी था। भारतीयों को बोलने का अधिकार मिला, लेकिन फैसला लेने की असली ताकत नहीं मिली। असली शक्ति अभी भी अंग्रेज सरकार के पास ही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे ये मार्ले मिंटो सुधार लाने की वजह से देश में क्या प्रभाव पड़ा, उसका निष्कर्ष क्या रहा, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, असली सत्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। चुनाव बहुत सीमित और नियंत्रित थे। यानी कि सरल भाषा में समझिए कि चुनाव शुरू तो हुआ था, लेकिन असली ताकत अभी भी अंग्रेजों के पास ही थी। भारतीय सदस्य सिर्फ सलाह देने या चर्चा करने तक सीमित थे। फैसला लेने की शक्ति भारतीयों के पास नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दिए, लेकिन साथ ही अलग निर्वाचन प्रणाली लागू करके भविष्य में सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म और विभाजन की नींव रखी थी। यानी कि ये अलग निर्वाचन प्रणाली की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता होने लगी और इसकी वजह से देश में धीरे धीरे विभाजन की नींव पड़ी और ये अलग देश पाकिस्तान बनने में इसका भी भूमिका रहा है। अब हम देखेंगे अलग देश पाकिस्तान बनाने का विचार, यानी कि पाकिस्तान किस तरीके से बना, उसके पीछे का इतिहास को हम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
पहला पॉइंट, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार अभिव्यक्त और प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। यानी कि ये मोहम्मद इकबाल जो हैं वो 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने आइडिया दिया था, यानी कि विचार रखी थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश हो। ये पाकिस्तान उस देश का नाम हो ऐसे नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने आइडिया दी थी, विचार दी थी, उनका चिंताधारा था कि मुसलमानों के लिए अलग देश हो। तो आगे चलकर हम देखेंगे अलग देश मुसलमानों के लिए जिसका नाम पाकिस्तान है वो किसने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने और उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चा यानी कि पम्फलेट में रखा था। चौधरी रहमत अली का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि चौधरी रहमत अली ही वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वो छात्र थे, यानी कि ये चौधरी रहमत अली जो थे एक प्रमुख मुस्लिम विचारक और पाकिस्तान की अवधारणा देने वाले यानी कि पाकिस्तान की नाम देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट, नाव और नभर जो कि 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा लिखा गया पर्चा यानी कि पम्फलेट था, जिसमें पहली बार पाकिस्तान नाम और मुसलमानों के लिए अलग देश की स्पष्ट मांग की गई। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान आते थे। यानी कि चौधरी रहमत अली द्वारा लिखा गया पम्फलेट नाव और नभर में पाकिस्तान शब्द दिया गया था, और ये पाकिस्तान जो है वो पंजाब, अफगानिस्तान के प्रांत और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को लेकर बनेगा। ये उस पम्फलेट में लिखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौधरी रहमत अली की तस्वीर, जिसमें वो अलग पाकिस्तान बनाने की प्रयास में वो रत हैं। यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं जो कि कन्फ्यूजन होता है। तो एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न आ जाता है जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। तो पहला पॉइंट है 1930 में मोहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य का विचार रखा था। यानी कि मोहम्मद इकबाल जो हैं वो 1930 में अलग मुस्लिम देश हो उसके विचार, उसके आइडिया, उसके चिंताधारा दिए थे, ना कि पाकिस्तान का नाम दिया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, 1933 में चौधरी रहमत अली ने उस राज्य का नाम पाकिस्तान दिया था। यानी कि जो अलग मुसलमानों के लिए जो अलग देश बनेगा उस अलग देश का नाम उन्होंने दिया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने, और मुसलमानों के लिए अलग देश बनने का जो आइडिया और चिंताधारा था वो था मोहम्मद इकबाल का। नेक्स्ट पॉइंट, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए पाकिस्तान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। यानी कि 1940 में जो मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पहली प्रस्ताव पारित की गई थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो जिसमें मुसलमानों का खुद का शासन हो, खुद का संविधान हो। ये सब कुछ लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर अधिवेशन की तस्वीर जो कि 1940 में हुई थी। वहाँ की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। वो अपनी कौम को संबोधित करते हुए ये चित्र भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। यानी कि पहले जो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में जो लाहौर प्रस्ताव पास हुआ था वही असल आधार है पाकिस्तान दिवस मनाने का। इसके बाद हर साल 23 मार्च को इस प्रस्ताव की याद में मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस मनाने लगी। और ये जो बांटो और छोड़ो का नारा है ये मुस्लिम लीग का कहना था कि
अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले देश को विभाजित यानी कि डिवाइड करें, यानी मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाएं, फिर भारत छोड़कर जाएं। ये उनका कहने का मतलब ये था, बांटो और छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। यानी कि 1947 में जब ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तब भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। इसी विभाजन यानी कि पार्टीशन के परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बना। यानी कि आज़ादी के समय इसे धार्मिक आधार पर दो देशों में बांटा गया, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान। इस बंटवारे के कारण ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा, प्रथम प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान के थे वो थे लियाकत अली खान। तीसरा पॉइंट, 1947 से 1956 तक पाकिस्तान में राष्ट्रपति नहीं गवर्नर जनरल ही प्रमुख था। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तब से 1947 से 1956 तक राष्ट्रपति का पद जैसा प्रावधान नहीं था। वहाँ पर ब्रिटिश शासन काल में जैसा चला आ रहा था वहाँ पर गवर्नर का ही पद हुआ करता था। बाद में 1956 के बाद में वहाँ पर राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1956 के बाद जब प्रथम राष्ट्रपति हुए थे उस देश के, वो थे इस्कंदर मिर्जा, जो कि 1956 में हुए थे प्रथम राष्ट्रपति पाकिस्तान का। अब हम देखेंगे सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, जो कि पाकिस्तान की मांग करते हुए भारत से अलग होकर अपना स्वतंत्र देश बनाना, मुसलमानों के लिए अलग देश हो, इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना का द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था। उसको भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। यानी कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान यानी कि अलग देश की मांग कर रही थी। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो जिन्ना ने कहा कि अब वे अपने लक्ष्य के लिए सीधी कार्रवाई करेंगे, यानी दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हड़ताल आदि किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को अपने काम को सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे को प्रदर्शन करने के लिए अपने कौम को संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा कब डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि 1946 को कलकत्ता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदू के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे का दिन था। यानी कि 16 अगस्त 1946 को इस दिन पूरे भारत में खासकर कलकत्ता में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, लेकिन ये आंदोलन जल्द ही भयानक सांप्रदायिक दंगे में बदल गया, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। हजारों लोग मारे गए और बहुत नुकसान हुआ उसमें। इससे यह स्पष्ट हो गया कि साथ रहना हिंदू मुस्लिम का कठिन हो जा रहा है और अंत में भारत का विभाजन और पक्का हो गया। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त 1946 को किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं, जिसमें लूट मार, पत्थरबाज, मार काट ये सब कुछ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अगर मुसलमानों के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई तो हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि भारत का एकजुट रहना संभव नहीं रहेगा। इसी संदर्भ में विभाजित भारत या नष्ट भारत जैसा विचार सामने आया था। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमें फॉलो कीजिए और इस तरीके से कंटेंट पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।